हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे किस चीज के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है। इससे पहले जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पहले हमने जो कंप्लीट किया था वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरिएशन देखा था, हाइट के कारण, अर्थ के शेप के कारण, रोटेशन के कारण, डेप्थ के कारण। ठीक है। इस तरह से कई सारी छोटी छोटी चीजें देखी। अब इस पार्ट में हम लोग इसके बारे में देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक। जैसे अगर कभी मैं ये कहा कि मेरे पास एक सरफेस, अभी छापना उपना स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। देखो, जस्ट क्या है, मैं एक सरफेस कंसीडर कर, ठीक। अभी आप इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में देख चुके हो कि मेरे पास ये कैसा है, इसके सराउंडेड में भी कोई सा भी एक पॉइंट ऑफ पार्टिकल मास हो, दोनों एक दूसरे पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे यूनिवर्स में ये दोनों हो, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ठीक। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस डायरेक्शन में, आप ये भी जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। अगर मेरे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, एजम्पशंस किया कि इस साइड लग रहा है, तो ये तुरंत चिपक जाएगा। लेकिन मैं अगर ये कहा कि इसी के इक्वल और अपोजिट में एक फोर्स लगा है, जो कि इसके एक्सेलरेशन को कितना रख रहा है, जीरो, मतलब समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू या नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, जीरो। ऐसे कंडीशंस रख रहा हूं, तो किसी पार्टिकल में रेस्ट पे रहने के कारण उस पोजीशन पे जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, उसे हम उसकी कौन सी एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कहेंगे, ड्यू टू ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस, किसी एक पोजीशन पे, ड्यू टू ए अट्रैक्शन फोर्स एट एनी पोजीशंस, पार्टिकल स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड, कौन सा कह जाएंगे हम उसे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक। तो मतलब किसी अट्रैक्टिव वो फोर्सेस कारण या ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण हमारे पास जो किसी पार्टिकल पे उस पोजीशन पे स्टैंड होने के कारण वहां पे जो एनर्जी स्टोर हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। अब ये पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर हो गई। अब हमें ये मालूम है, जब हम इलेक्ट्रिक फिजिक्स पढ़े, जब हम इलेक्ट्रिक फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि मेरे पास अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों तरह का फोर्स होता है। ठीक। दो चार्जेस सेम पोलरिटीज के थे तो रिपल्सन, अपोजिट पोलरिटीज के थे तो अट्रैक्शन। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, तो यहाँ सिर्फ एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी दिखेगी कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा उस पे हमेशा माइनस सिंबल दिखेगा। अब होता क्या है एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी, देखो, किसी बॉडी को, अब ये स्टोर्ड मतलब रेस्ट के कारण इसके यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई वो तो है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास दो तरह के लिए होती है, एक सेल्फ ऑफ इंटरेक्शंस के लिए और एक दो अलग सिस्टम। अभी हम पार्टिकल्स के लिए देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल खुद के लिए नहीं रहेगा, पार्टिकल्स के लिए रहेगा, दूसरे सिस्टम्स के लिए। ठीक। अब अगर मैं ये कहा कि मेरे पास दूसरे सिस्टम्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ठीक, तो हम ये देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी, जिसे जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। ये भी हम देखेंगे। और तो और वो चीज देखने के साथ साथ एक और चीज हम यहाँ पर नोटिस करना स्टार्ट करेंगे कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड किसके कारण होती है, एक्सटर्नल वर्क डन के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ये जानते हैं कि अगर मैं अब यहाँ पर से स्टार्ट, मैं ये जान रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए टू पार्टिकल, कौन से पार्टिकल के लिए, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम देखें। ठीक है। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए देख रहा हूं मैं। ठीक है। बस ये पॉइंट मैं देख रहा हूं। जैसे फर्स्ट ऑफ मैं ये कहा कि मेरे पास एक मास m1 हुआ, ठीक, एक दूसरा मास हुआ जो कि कहां से, इनफाइनाइट से मैं कहीं से लेके आ रहा हूं। अब इनफाइनाइट पे मेरे पास इसके कारण वहां पे अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं एक मास को लूं तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड मेरे पास कहां जीरो होता है, इनफाइनाइट पे। तो कहीं इनफाइनाइट पे क्या हुआ, जीरो। अब अगर जैसे ही इनफाइनाइट से थोड़ा आगे आएगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा। तो अब अगर फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसको तुरंत पास पे ले आएगा। लेकिन इसको इस तरह से पास में लेके जाना है मुझे,
मुझे कि इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो, 0। तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन पे लगेगा और इसके इक्वल और अपोजिट मेरे पास एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, जो इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड करे, 0। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो मेरे पास वर्क डन होगा वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी सिस्टम में एक्सटर्नल पार्टिकल के थ्रू या एक्सटर्नल ऑफ बिहेवियर के थ्रू या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है वो किसी भी सिस्टम में मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में एनर्जी, सॉरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस मेरे पास उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट वो बोलता है वो ये बोलता है कि किसी भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स के थ्रू मेरे पास जो वर्क डन होता है वो किसी ऑफ सिस्टम्स के लिए कैसा हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। ठीक, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक, मैं इनफाइनाइट से कहीं से लेके आ रहा हूं और इसे एक किसी डिस्टेंस में कहीं पर रख दिया, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस। अब मुझे इनफाइनाइट से लेके यहाँ पर तक लेके आना है जिसमें से इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, आर। इस पोजीशन पे लेके आना है पॉइंट ए, ठीक है। अब पॉइंट ए पे लेके आना है तो अब मेरे पास इस तरह से देखना है कि इसका हमेशा नेट समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे पास, 0 होना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो, 0। तो इस डायरेक्शन पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो dx, यही चीज है। अगर ये चीज है तो आप देखो कि F एक्सटर्नल की जो वैल्यू है एकदम इक्वल होगी F ग्रेविटेशनल फोर्स की, बट दोनों के डायरेक्शंस एक दूसरे के कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, वेक्टर के फॉर्मेट में, G दोनों के मास का मल्टीप्लीकेशन और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है, एक्स स्क्वायर, ठीक, और मैं इसे कितना लिख लिया, एक्स कैप, ठीक, यही चीज हुआ। एक्स कैप की डायरेक्शन इधर है मेरे पास, इस डायरेक्शन, ठीक है, यहां से यहां पर की डायरेक्शन के लिए मैं देख, फोर्स ऑन, अगर इसे मैं फर्स्ट कह रहा हूं और इसे कौन सा कह रहा हूं, सेकंड कह रहा हूं, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो यही चीज देखने को मिलेगी। अब अगर मैं ये चीज देख रहा हूं तो मैं यहाँ पर देखने के लिए स्टार्ट किया ये एफ एक्सटर्नल की वैल्यू, ठीक। अब अगर यहाँ तक हुआ तो अगले स्टेप पे जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपको वर्क डन जो एक्सटर्नल के थ्रू मिलेगा वो स्मॉल वर्क डन पहले मैं काउंट करूंगा क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पर से एफ एक्सटर्नल डॉट कितना हो जाएगा, डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट ही होता है। आपको ये दिख रहा है कि ये मेरे पास कितना है, जी m1 इंटू m2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस सिंबल, एक्स कैप इंटू डी एक्स, ठीक। अब इसकी डायरेक्शन है किधर, इससे, और एक्स कैप की भी डायरेक्शन में किधर कंसीडर है हमारे पास, ये होती है एकदम स्टार्टिंग में, याद हो तो वो दिखेगा वो इसी डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन पे है, सेम डायरेक्शन पे हो, सोच के बताओ, सेम डायरेक्शन पे नहीं होता भाई, ये हमारे पास कौन सा है, इसी चीज को मैं बार बार इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट इस पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, स्टूडेंट इस पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी मान लेता हूँ कि सेम डायरेक्शन, कुछ देर बाद मैं दिखाऊंगा, पहले वीडियो पे ये बताया था, पहले ये दूसरे वीडियो फिर भी एक बार मैं दिखाता हूँ। अभी मैं ये कह लिया कि एक्स कैप और dx की डायरेक्शन सेम है तो आप लिख दिए कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 0, कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आप ये लिख दिए कि ये मेरे पास dx, आप इसे इंटीग्रेट किए कि एक्स कैप इधर है, dx मेरे पास उसी साइड हो गया,
ऐसा ही लिख रहे हो ना? बस, बस यहीं पर रुकना। अगले स्टेप याद करेंगे अभी, ठीक है? अब मैं इसे इंटीग्रेट किया तो ये मेरे पास नेट वर्क डन आएगा एक्सटर्नल का। कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो? इनफाइनाइट से आर तक। चुपचाप इसको मैं फास्ट वे में लिख के दिखाता हूँ। ये m1 हुआ, ये कौन सा हुआ? m2 हुआ। इसका इंटीग्रेशन मेरे पास -1/x हुआ, इनफाइनाइट से r तक हुआ। ये कैंसिल आउट हुआ, -g m1, ये मेरे पास प्लस हो जाएगा m1 m2 और 1 कौन सा हुआ? r। और यही आपके पास गलत। एक्चुअल में होता क्या है, स्टूडेंट जब चीजों को देखता है तो ढंग से देखना ही बंद कर देता है। एक धृतराष्ट्र थे, ठीक, और एक मंदोदरी थी। मंदोदरी नहीं, मंदोदरी नहीं, गंधारी। वो रामायण में महाभारत और महाभारत में रामायण जा रहे हैं, ठीक। तो धृतराष्ट्र थे जो अंधे थे, और तुम, वो बेचारे अंधे थे इसलिए कुछ नहीं देख पाते थे, और तुम आंखों में पट्टी बांध के बैठे हो। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में एफ जी आर वेक्टर जो है, ये फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट F21, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट है, जिसकी वैल्यू, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? है इधर। यहाँ पर x21 वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? ये बताओ। x21 वेक्टर की डायरेक्शन मेरे पास इसके अपोजिट डायरेक्शन पे होगी। ये है। और ये क्या है एक्चुअल में? ये है। और अगर ये कैप है तो आप बताओ, ये dx, ये अट्रैक्शन है, इसलिए इसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होती थी। याद करो। अब देखो, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो अब आप लिख सकते हो कि मेरे पास ये कितना हो गया? बोलो, ये कितना हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 cos 180 की वैल्यू आप लिख सकते हो कि ये cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 होगी, जहां से डी डब्ल्यू एक्सटर्नल देखने को मिलेगा। तो अब आप लिखोगे डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू cos 180 की वैल्यू -1, तो जी m1 इंटू m2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इंटीग्रेट करता हूं मैं, अपने पार्टिकल को उठा कहां से लेके आ रहा हूं? इनफाइनाइट से। कहां तक लेके आ रहा हूं मैं? r। यही होगा। जब उसके बाद अगले में जब ये मेरे पास, अब ये भी इंटीग्रेट होगा, ये तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, और वो भी किसका? एक्सटर्नल का। तो आप देखोगे कि आप g कांस्टेंट होता है, m1 कांस्टेंट होता है, m2 कांस्टेंट होता है। 1/x² का जब इंटीग्रेशन करोगे तो -1/x आएगा, क्योंकि आप क्या करते हो? x इंटीग्रेशन, x की पावर में n+1 अपॉन n+1, x की पावर -2+1, x की पावर -1, और डिनोमिनेटर में -2+1 होगा, ये माइनस बचेगा, ठीक। अब अगले स्टेप पे देखो, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आएगी? इनफाइनाइट से आर। आप एक्सटर्नल वर्क डन को कितना कह सकते हो? जी m1 इंटू m2, अपर लिमिट माइनस कौन सा हो जाएगा? लोअर लिमिट, ठीक। और यहां से एक्सटर्नल वर्क डन जो आएगा वो -g m1 इंटू m2 अपॉन r आएगा। ये तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी एक्चुअल में, तो यहीं से हमारे पास दिखता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट जो होगा, और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, चाहे इसके थ्रू इस पे देख लो, चाहे इसके थ्रू इस पे, दोनों के लिए आंसर ऑलवेज सेम, ठीक। तो U21 की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी? यहां से बोलो, बोलो भाई। U21 की वैल्यू एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल ही आएगी, ठीक। जहां से हम इसे कितना लिख सकते हैं? -g m1 इंटू m2 अपॉन r। मतलब यहां पर से आज हमें पता चलेगा कि निगेटिव साइन
रिप्रेजेंट कैसा अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक। मतलब जब भी अट्रैक्टिव फोर्स के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो निगेटिव आएगा, और रिपल्सिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अट्रैक्टिव के लिए निगेटिव और रिपल्सिव के लिए पॉजिटिव। और आपको हमेशा स्टेबल सिस्टम अगर कभी पूछा हो, आप याद करो जब हम पढ़ते थे इस तरह से कुछ ग्राफ दिखाया हूँगा मैं वर्क पावर एनर्जी में, तो यहाँ पे सिस्टम कौन सा था, अनस्टेबल था। ये स्टेबल था, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम उतना स्टेबल। और यहाँ पे कैसा था, न्यूट्रल था। मेरे पास ये अट्रैक्शन के लिए था, ये रिपल्सन के लिए थी। अट्रैक्शन के लिए हमेशा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव दिखेगी, ठीक है। समझी बात यहाँ पे आप लोग, समझे कि नहीं समझे। निगेटिव साइन अट्रैक्टिव ऑफ फोर्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कितना दिखेगा, हमेशा मेरे पास माइनस जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन कितना होगा, आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। चल पहले इतना देख लो इसको एक तरह से, फिर मैं आगे ले चलता हूं। चल हो गया, इसको आगे बढ़े। देखो इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी देखते चलना आप लोग, है ना। जैसे आप वर्क डन में ये पढ़ते हो ना कि चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh, उसी फॉर्मेट को बस थोड़ा थोड़ा बता। अगर एजम्पशंस करो कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस हो, अगर मैं कहां से इनफाइनाइट की जगह पे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, तब जैसे अगर मैं चेंजेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहता हूं, किसमें देख रहा हूं मैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से बिहेवियर करेगा, इस चीज पे देखते हैं। तो अब देखो पहले कैसे कैसे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी मेरे पास जस्ट मैं पढ़ा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास एक जस्ट छोटा सा सिस्टम लिया, यह हटाओ, बहुत छोटा सिस्टम लिया। एक ये कौन सा था, फिर से m1, दूसरा मास कौन सा है, m2। इसको किसी ऑफ डिस्टेंस पे मैं पॉइंट ऑफ बी से, बी की डिस्टेंस यहां से कितनी है मेरे पास, एजम्पशंस कर लेता हूं कि r2 है। एक पॉइंट ए तक लेके आ रहा हूं जिसकी डिस्टेंस यहाँ पे कौन सा है मेरे पास, r। तो ये पॉइंट पार्टिकल जो है ये x डिस्टेंस पे है, मैं इसे इस डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दिखा रहा हूं, ठीक। तो अभी जस्ट मैं देखा हूं कि मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है du की वैल्यू, वो कितनी होती है, माइनस जी, दोनों पार्टिकल का मास का मल्टीप्लीकेशन, वहां पे आपको लिखा भी है, दोनों के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड, यही होगा, यही हो रहा होगा। लेकिन ये नहीं करना है भाई, अब ये करना ही नहीं है। अगर ये कर दिए तो गड़बड़ है ना। अब आपको क्या देखना है कि डी डब्ल्यू देख रहे थे, डी डब्ल्यू यहाँ पर मेरे पास जो देखने को मिलेगा, वापस आप वही लिखो ना। मैं डायरेक्टली फाइनल स्टेप पे लिखते चल रहा हूँ जो मेरे पास आ रहा था, ये एक्स स्क्वायर इंटू कितना हुआ, डी एक्स। अब मैं कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, मेरे पास माइनस ऑफ कौन सा, R2 से उठा के कहाँ के लिए, R1, ये चीज लेके चल रहा हूं। जहां पर से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, या फिर मैं इसे कौन सा पोजीशन कह लेता हूं, इनिशियल, और इसे कौन सा पोजीशन कह लेता हूं, फाइनल। तो ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन है और ये कौन सा है, फाइनल। ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक। तो अब जब यहाँ पे वर्क डन हो रहा होगा, वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा।
तो मैं यहाँ पर इसे देखूंगा कि ये g होगा, ये m1 होगा, ये कौन सा होगा, m2 होगा, अपॉन कौन सा हो गया, ये मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस का 1/x। आप लिखोगे कि आर इनिशियल और ये आर फाइनल। ठीक, अगले स्टेप पे जब इसे सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, u फाइन सॉरी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर के लिए कौन सी होगी, इनिशियल, और ये u कौन सा हो गया, फाइनल। ज्यादा बेटर समझ में आता है तो इसे मैं चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं। जब मैं इसे ऐसा लिखा तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, g m1 इंटू m2, यही होगा, अपॉन में ये मेरे पास कितना हुआ यहाँ पर से माइनस 1/r फाइनल, माइनस माइनस प्लस 1/r इनिशियल। मतलब जब चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो तो m1 m2 ये कितना होता है, 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल, ये चीज लिखते हो आप। मतलब मैं यहां से यहां के लिए काउंटिंग कर रहा हूं, ठीक है, मतलब इनिशियल को पहले लिख रहा हूं फिर फाइनल को लिख रहा हूं, ये चीज है। अभी आप ये देख लो, अगर ये देख लो ये चीज, अगर अब मैं ये कहा, अगर अब मैं चेंज किया, इफ we are on the earth surface, on the earth surface, मतलब हमारी इनिशियल पोजीशन जो है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल है, और फाइनली मैं अपने आप को उठा के कहा लेके गया, r प्लस एच, मैं किसी हाइट पे चला गया, किसी हाइट पे चला गया, तो अब मुझे चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आप देखो g लिखोगे, ये कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, m2। आप r इनिशियल की वैल्यू 1/r लिखोगे और 1/r फाइनल की वैल्यू r प्लस ऑफ h लिखोगे, जहां से चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो g m1 m2, और ये आप लिखे r प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एच आप लिखोगे, यही लिखोगे। अब देखो आप क्या करोगे, ये r से r कैंसिल। ठीक, अब मैं इधर रफ करता हूं, इस पोर्शन को अपने मैं रफ करता हूं, और मैं यहां पर से देखना स्टार्ट किया कि जो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है g m1 इंटू m2 अपॉन कौन सा हो गया मेरे पास, ये देखो ये h हो गया, और मैं यहाँ पर से कितना लिख सकता हूं, अब मैं h को यहाँ से r को क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, तो अगर r को कॉमन लिया तो ये r स्क्वायर हो गया, ठीक, और डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस एच बाय कितना हो गया, r, ये चीज हुआ, ठीक है। और आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, मैं अपना रेफरेंस इसे एज्यूम कर रहा हूं और m2 मास को ले जा रहा हूं, ठीक है, m2 मास को लेके जा रहा हूं, तो अब मैं आंसर को चेंज करना स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मैं इसे अपना कैपिटल M कंसीडर किया, इसे स्मॉल m, तो मेरे पास आंसर में एक कैपिटल M है, एक स्मॉल m है, एक कौन सा है मेरे पास, कैपिटल M है, एक स्मॉल m। बस रुकना, थोड़ा सा मजा आएगा, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कर सकते हो, ठीक है, इसी के लिए साथ में मत छापते चलना, ठीक है, ये भाई सही बोल रहा हूँ, साथ में मत छापा किया करो, ऑनलाइन में भी साथ छापोगे। देखो ये कैपिटल M है, ये चीज। अगर आपसे मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करूं ऑन दी अर्थ सरफेस, तो आप लिखते हो जी एम अपॉन कौन सा, r का स्क्वायर। आप देखो इस टर्म को, यहां से इस टर्म को, तो आपको ये दिखेगा कि ये तो g हो गया और ये स्मॉल m हो गया, ये h अपॉन 1 प्लस एच बाय कितना है, r, यही चीज है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास h बाय आर की वैल्यू जो है वो मोर लेस देन ऑफ 1 है। ये तब की कंडीशन के लिए देख रहा हूं मैं, जबकि कंडीशन में ऑब्जेक्ट की हाइट अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बहुत कम हो, तभी बस हम ये अप्लाई करते हैं। तो जहां से ये मुझे देखने को मिलेगा
कि मैं इसे नेग्लेक्ट कर दिया, या बाइनोमियल अप्लाई कर दूंगा तो -1 सामने आएगा, तो 1 माइनस एच आर हो जाएगा, एच का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 1/r आएगा, 1/r फिर से नेग्लेक्टेड हो जाएगा। आप इसको ऊपर भी लेके जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपको दिखेगा MgH। जी, मतलब अब यहां से हमें ये समझ में आया कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। देखो मैग्नीट्यूड की बात छोड़ो, लेकिन मैं पहले अगर ये बोला कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी मुझे पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस ज्यादा होगा, ये इसलिए कहते हैं कि मेरे पास, अब समझना, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इस वाली कंडीशन बस में नहीं था कि mg/h हाइट बढ़ने के साथ है। कई लोगों को ये लगता है कि जब मैं ये लिखा था, जब मैं जस्ट बोर्ड में ये लिख के दिया था, तो उनको ये लगता है कि सर आप जब ये लिख के दिए थे तब देखो जैसे जैसे मैं अर्थ के सरफेस के पास आ रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे, तो जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के पास आ रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही हो। लेकिन भाई मेरे, ये माइनस सिंबल कौन देखेगा, ये डायरेक्शन को नहीं बता रहा, ये मैग्नीट्यूड ही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। मतलब जब सबसे इनफाइनाइट पे होते तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एक्चुअल में वही मैक्सिमम है। फिर उसके बाद जीरो से कम मतलब कैसा, निगेटिव। जैसे जैसे आप पास आ रहे हो डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r की वैल्यू बढ़ रही है, बट कैसा, निगेटिव में। कैसे, निगेटिव में बढ़ रही होती है। तो जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस के पास आते हो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होती है, इनफाइनाइट पे, और कितनी होती है, जीरो। इसी के लिए आप लिखते हो कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों, क्योंकि बढ़ तो रही है, और वो कैसे बढ़ रही है, पॉजिटिवली बढ़ रही है। ग्राउंड के सरफेस के पास ज्यादा निगेटिव है, अगर मान के चलो ग्राउंड के सरफेस में -3 तो ऊपर गया तो कितना हुआ, -2 माइनस -3 करके देखो, आपके पास प्लस का 1 आएगा। चेंजेस पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन वैल्यू किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की देखोगे तो वो निगेटिव आएगा। चेंजेस पॉजिटिव है, हाइट बढ़ने पे चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, बट उस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही होगी। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। मैग्नीट्यूड बस की जब बात करूंगा तो जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है, बट वैल्यू ऑफ कैसी हो रही पोटेंशियल एनर्जी की, धीरे धीरे मेरे पास बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे होती है तो जीरो होती है। चेंजेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन में या ग्रेविटेशनल फील्ड पे सबसे ज्यादा जो मिलती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, इतनी चीज समझे। एक बार देखो, पहले इसको पूरा देखो, ये सब देखो एक बार। हो गया, चलो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत हो गया, इतना सारा अभी नहीं, अभी थोड़ा ही थोड़ा है ना, कहाँ बहुत सारा है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इतने में अभी थोड़ी मजा है। अब पोटेंशियल एनर्जी अभी पार्टिकल पे ही देख रहे हैं, अभी दो पार्टिकल सिस्टम के लिए देखें। अब कैसे के लिए देखते हैं, थ्री के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं, थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए देखते हैं। ठीक है, मैं लिखना स्टार्ट करूं, ये सब हटाओ, रफ करता हूं मैं। स्क्रीनशॉट तुम्हारे लिए होगे जब अभी इधर साइड में गया हूं। आधे लोग तो स्क्रीनशॉट, सबसे अगर बेकार पूरे फोन में एक स्टूडेंट के हिसाब से सबसे बेकार स्टोरेज जो होता है वो यही चीज होता है। अगर कभी मेमोरी फुल हो जाए तो सबसे पहले क्लास की वीडियो लेक्चर के जो स्क्रीनशॉट होते हैं ना वो डिलीट होता है, उसका कभी यूज नहीं होता, आदमी हमेशा फेंके रखता है। ये एकदम परम सत्य है। ठीक है, चलो देखो, अब कैसे के लिए मैं चल रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मतलब अब सिस्टम बने होंगे कई सारे मल्टीपल्स पार्टिकल को मिला के, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से लिखेंगे ये चीज हम देखते हैं। देखना स्टार्ट करें, छोटे छोटे फॉर्मेट से देखेंगे। अभी 2 के लिए देखे थे, अब 3 के लिए देखेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं सबसे पहले एक काउंट किया कि मेरे पास एक सिस्टम ये है, ठीक है, इसका मास कितना कंसीडर कर लिया, m1। इससे किसी एक डिस्टेंस पे एक दूसरा मास है जिसकी वैल्यू कितनी है, m2। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x12 लिख लिया। या कई लोगों को मन कर रहा है कि r के फॉर्मेट में लिखना है, r के फॉर्मेट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसी तरह से दूसरे के लिए लिखोगे। ठीक है, ये आप कितना लिखोगे, इसे x21 लिखोगे, या x13 लिखोगे। ये कौन सा होगा, m3। तो देखो, अगर मैं पहले स्टेप पे कहता, जो सबसे फर्स्ट कंडीशन पे, अगर मैं सबसे फर्स्ट कंडीशन पे कहता कि जब सिर्फ ये सिस्टम आ रहा हो, तो मैं ये लिखता कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ड्यू टू ऑफ सेकेंड। ठीक, तो मैं कितना लिखता, -g m1 इंटू m2 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, x12। अब देखो, कई लोगों को लगता है कि अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां लिखा तो इसकी वैल्यू को भी ऐसे लिखूंगा। भाई नहीं, जितना ये इस पे रख रहा होगा वो इतना रख रहा होगा। ये दोनों एक्चुअल में, ये दोनों को मिलाने के बाद है। एक सिंगल ऑफ ऑब्जेक्ट की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। अगर वैक्यूम रख दिया और ये यहाँ पर कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस नहीं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। स्पेस में, वैक्यूम में कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं। एक्चुअल में ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ड्यू टू ऑफ सेकंड और सेकंड ड्यू टू ऑफ फर्स्ट, मतलब दोनों का सेम ही है, वो यही है। 2 बार इसको मत कंसिडर करना, खत्म यहीं पर है इसका। ठीक, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ड्यू टू ऑफ थर्ड, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -g m1 m3, और ये कौन सा हो जाएगा, x13। उसी तरह से मैं इसके डिस्टेंस को बढ़ा दूं, ये कितना हो गया, x23 हो गया। ये फर्स्ट का इससे देख लिया, फर्स्ट का इससे देख लिया, फर्स्ट का पूरा खेल खत्म। अब सेकंड को ले रहा हूं, सेकंड को फर्स्ट के साथ प्लीज मत लिखना, सेकंड को सिर्फ किसके साथ लिखोगे, थर्ड के साथ। तो जब सेकंड को थर्ड के साथ लिख रहे होगे तो इसे कैसे लिखोगे, देखो ये g लिखोगे। अब फिर उसके बाद कितना लिखोगे, यहां पर से m1 और सॉरी m2, और कौन सा हो जाएगा, m3 अपॉन x23, यही होगा। अब जब ये होगा तो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, u12 प्लस ऑफ u21 प्लस ऑफ u31। ठीक, या इसी फॉर्मेट को हम u नेट की जो वैल्यू लिखते हैं वो समेशन ऑफ, क्या लिखते हैं इसको, समेशन ऑफ i की वैल्यू 1 से लेके किसी पॉइंट तक जाती है। ठीक, और उसी तरह से n तक जा रही है। पहला ये हो गया, और समेशन ऑफ एक j होगा, इसकी वैल्यू भी 1 से लेके n तक जाएगी। मस्ट एक कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि i और j कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होनी चाहिए। खुद से खुद पे कोई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमें पार्टिकल सिस्टम में नहीं दिखेगी। मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सेल्फ ऑफ इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। पार्टिकल मतलब एकदम पॉइंट साइज का मास, जो भी मास है उसके सेंटर पे कंसंट्रेट, उसके अंदर वो कुछ है ही नहीं। स्फेरिकल बॉडी में अलग तरह का बिहेवियर होता है। स्फेरिकल में हम इसलिए कंसीडर करते हैं कि जैसे जैसे हम उसके अंदर जाते जाते हैं, ऊपर के मास और ये सब मास एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो वहां पे अलग है। अभी मैं पार्टिकल के लिए देख रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, u1 सॉरी u i कैप और j कैप। ठीक, i कैप j कैप लिख दिया, सॉरी बताते बताते u i और ये कौन सा j। बट रुको,
रुको, अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो जब एक बार 1 इसको लिखूंगा और 2 इसको लिखूंगा तो एक बार 2 ये भी आएगा, एक बार 2 ये भी आएगा, तो ये 2 बार काउंटिंग होगा। देखो अगर मैं लिखा U1 और J2, ठीक, अगली बार फिर I भी तो सॉरी I कितना आएगा, 2 आएगा, और J कितना होगा, 1 होगा। तो एक ही चीज को 2 बार काउंटिंग कर रहा हूँ तो मैं इस पे किससे डिवाइड कर दूंगा, हमेशा 1/2 रखूंगा। कितना रखूंगा, 1/2 रखूंगा। तो अब ये यू नेट की वैल्यू एक्चुअल में इस 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए जो देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, -g। देखो तीनों में -g कॉमन है। अगले स्टेप पे आप लिख सकते हो कि M1 का इंटरेक्शन एक बार M2 के साथ देख लिए हैं, बस हो गया। अगली बार किसका, M2 का किसके साथ देख लेंगे, M3 के साथ इंटरेक्शन देख लेंगे, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, X23 के इक्वल हो जाएगा। अगली बार किसके लिए देखेंगे, M3 का इंटरेक्शन M1 के साथ देखेंगे तो X31 के इक्वल हो जाएगा। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, चाहे इस फॉर्मेट से आप देख लो। ये राजा मेथड है, ठीक। नहीं बन रहा है, सीधे वैल्यू रखो हर एक सिस्टम पार्टिकल्स के बीच के लिए, उसको टोटली ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, खत्म। ठीक है, देख लो यहां तक देख लो, ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट मुझे लगता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन देखना स्टार्ट करूंगा मैं, इसके बाद ही क्वेश्चन देखेंगे। देखो चल, 2 क्वेश्चन देखेंगे, 2 इस पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हुआ क्या? अच्छा अभी कहा, रब तो पहले कर ले, स्क्रीनशॉट मारने के लिए साइड में गया तो मेरे ध्यान से उतर। चल मैं रफ करता हूं, ठीक है। देखो इसके बाद देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो जैसे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हुआ होगा, क्या बोल रहा है, 3 masses of 1 kg, 3 masses of 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the vertices of an equilateral triangle, ठीक, of side 1 meter. Find the gravitational potential energy of this system. टेक G इज इक्वल टू, मेरे पास लेने के लिए बोल रहा है 6.67 इंटू 10 द पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मेट में ये बोला हुआ है, तो मैं यहां पर लिखते चलता हूं जो जो डाटा गिवन है मेरे पास, ठीक है, आप भी देखते चलना, ठीक है भाई, साथ में सॉल्व करते चलो ना, ज्यादा बेटर। कितना है वैल्यू, देखो 3 मास सिस्टम है पहले के लिए, M1 की वैल्यू कितना है, एक 1 kg है, 2 kg है, हटाओ ना, 1 kg, 2 kg और एक 3 kg है, बस इतना ही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे सभी की साइड के जो लेंथ की वैल्यू है वो हर साइड के लिए 1 मीटर है, बस ऐसा है। मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। इस सिस्टम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे रहेगा। चलो देखो, तो 3 सिस्टम है मेरे पास, एक ये है, एक ये है और एक ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और मेरे पास इक्वल डिस्टेंस पे होने के साथ साथ इसका मास कितना केजी है, 1 केजी, इसका मास कितना केजी है, 2 केजी, इसका मास कितना केजी है, 3 केजी, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर की, इसकी भी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, इसकी भी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। 3 सिस्टम है। अब मेरे पास ये मालूम है कि जब भी रहेगा तो मुझे क्या देखना है, -g, ठीक। और कैसा होता है, पहले मास का इंटरेक्शन दूसरे के साथ, तो फर्स्ट का सेकंड के साथ, दोनों के बीच का, सब एसआई यूनिट में है, ठीक है,
दोनों के बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, देखो ये लास्ट कंडीशन में मैं एक्स स्क्वायर तो नहीं लिख दिया था, देख लेना भाई, अगर एक्स स्क्वायर लिख दिया तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये नहीं तो मैं एडिट कर दूंगा उसको, एडिट क्या ही करूंगा। देखो प्लस सेकेंड में कितना रहेगा, देखो अब 1 kg का इंट्रैक्शन एक बार 3 के साथ, 1 इंटू 3, फिर से ये 1 प्लस हो, अब इसका इंट्रैक्शन इसके साथ, तो ये कितना हुआ मेरे पास 3 इंटू 2 अपॉन कितना 1, जहां से ये वैल्यू हुई 6.67 इंटू 10⁻11, ये माइनस, ये कितना हुआ 2 प्लस 3 और प्लस ऑफ कितना हो गया 6, यही हुआ, देख लो, तो 5 और 6 11 हो गया, तो u इज इक्वल टू -6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 11, तो आप मल्टीप्लाई करो, ये 77 फिर 7 66 13 हो जाएगा, फिर 1, फिर उसके बाद ये कितना हो गया 66 और कितना हो गया, ए गलत मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं क्या, 77 7 ठीक, 66 प्लस ऑफ 7 73, अब 7 रह गया ना, ठीक है 66 और 7 फिर से कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, इंटू 10⁻11, ऐसा यूनिट लिखना था क्या, जूल। आंसर कितना दिया है, गलत लिख दिया हूं यार, ओ 63 लिख दिया मैं भी ना, 73, अब सही है, अब सही है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस मेरे से बहुत रॉन्ग ही होते हैं, है ना। अरे भाई मुझे अब पेपर नहीं देना है ना, मुझे रॉन्ग होते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ तुम्हारे लिए ये सही करते रहता हूँ वो अलग बात है, देख लो इसको पहले, रब करूँ इस साइड में हो जाता हूँ, साइड में हो जाता हूँ, देख लो चलो, अब देखते हैं आगे, ठीक है ये हो गया, अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है इसको रब करते हैं, एक और क्वेश्चन, फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएंगे, ठीक है चल, देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हुआ, देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारी स्क्रीन पे, देख लो क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट मास m नॉट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट मास m नॉट की फाइंड करना है, एंड ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m नॉट एंड लेंथ l, if they are located along a straight line at a distance small a measured from the center of the rod, मतलब ये बोल रहा है कि एक रॉड है जिसका मास कितना है मेरे पास, ये m नॉट है, और मुझे m नॉट है, एक दूसरा कोई पार्टिकल है जिसका भी मास कौन सा है m नॉट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक, जबकि ये रॉड के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है, रॉड के सेंटर से a डिस्टेंस पे है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है, सबसे सिंपल बेसिक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है तरीका अपना वही है, अपने को पता है कि क्या क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, अब बट मजा पूरा यहीं पर है कि ये रॉड है और ये पार्टिकल, अभी कुछ देर बाद दोनों रॉड भी हो सकता है ना, बच के रहना, ठीक, लेकिन अभी एक तरह से ये कहो कि रॉड के कारण पार्टिकल पे या पार्टिकल के कारण रॉड पे, दोनों के लिए वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसको ज्यादा अच्छे से समझना, क्योंकि अगर दोनों रॉड हो गया तो इसी का जो वहां तक का डेरिवेशन है वो आगे जाके यूज होगा,
वो जो फाइनल डेरिवेशन होगा वो उसका डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्मेट में हम यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे अगर मेरे पास ये बोल रहा है कि इस पार्टिकल के पे इन सभी के थ्रू अलग अलग मेरे पास देखो ये मास का अलग डिस्टेंस है, इस पार्टिकल के मास का अलग है, इसका मास का अलग है, तो मैं ये सब का अलग अलग कैलकुलेट करने के बदले इस मास के कारण इस रॉड के किसी एक पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर, ठीक, अब इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं जिसका मास मेरे पास कितना है, डीएम है, इसकी डिस्टेंस यहां से ये कितनी है मेरे पास, एक्स है। ठीक, जब मेरे पास ये x है तो इसकी जो थिकनेस है वो मेरे पास कितनी है, dx है। कितनी है मेरे पास इसकी थिकनेस, dx है। इस m नॉट मास की यहां पे मैं अगर इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूं तो कितना देखने को मिलेगा बताओ, पूरे रॉड के इक्वल तो नहीं मिलेगा, कुछ स्मॉल अमाउंट मिलेगा जिसकी वैल्यू को हम du लिखेंगे। तो एक पार्टिकल के कारण रॉड के किसी एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी वो g माइनस जी, ये कितना हुआ m नॉट, इसका मास कितना हुआ dm, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन सा हुआ, x। करेक्ट, आगे देखो ये चीज हुआ। आगे अब देखो एक इक्वेशन दो वेरिएबल, x भी वेरिएबल है और dm भी वेरिएबल, अब मैं चुपचाप इसे इंटीग्रेट करूं। अब पहले मैं इंटीग्रेट कर भी दूं तो करूं कैसे, क्योंकि मुझे एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, किसको किसके रिस्पेक्ट में करूं, किसकी वैल्यू रख दूं मैं, तो मुझे यहां पर का मास, यहां पर का मास, यहां पर का मास नहीं मालूम, लेकिन मुझे लेंथ मालूम है कि अगर ये इसके सेंटर से काउंटिंग किया है तो ये डिस्टेंस, अगर ये रॉड की पूरी लेंथ क्वेश्चन में मेंशन है कि ये एल लेंथ था, तो ये एल था तो और ये सेंटर है तो ये मेरे पास कौन सा है, l/2 है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास, बोलो a माइनस l/2 से लेके, ठीक, ये पूरी जो लेंथ बचेगी ये a प्लस l/2 तक जाएगी। ठीक, तो अब यहां पर तो मेरे पास मजा आएगा, अभी मजा आएगा देखो, लेकिन अगर रॉड के एक स्मॉल पार्टिकल को भी लोगे तो आप इसकी डेंसिटी कैसे रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, जिसकी वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ लिखोगे। ठीक, और रॉड का टोटल मास m और पूरी लेंथ कितना है l। ठीक, तो जहां से मेरे पास dm की जो वैल्यू आएगी वो m/l इंटू कितना होगा, dx, इसकी वैल्यू को चुपचाप मैं उठा के यहाँ पे पुट किया तो मुझे ये देखने को मिलेगा, देखो तो du की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस जी एम नॉट इंटू डीएम की जो वैल्यू होगी वो m/l इंटू कितना होगा, dx। अब देखो m भी कांस्टेंट, l भी कांस्टेंट, m नॉट भी कांस्टेंट, सॉरी रॉड का मास भी तो m नॉट ही है। ठीक, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कैसा, ये रॉड की लेंथ कांस्टेंट है dm, और ये x, x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल। अब मैं इसे चुपचाप इंटीग्रेट कर लूंगा, अब मैं इसे चुपचाप इंटीग्रेट कर लूंगा तो आप देखो आपको कितना देखने को मिलेगा, ये u हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा g, एम नॉट सेम है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन एम नॉट का स्क्वायर मैं अभी लिख दे रहा हूं, अपॉन डिस्टेंस कितना है l इंटू एक्स इंटू डी एक्स, हटा, मैं चुपचाप यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते चलता हूँ। मेरे पास जी कोई से भी कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एम नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, एल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होगा, यही होगा। ठीक, मजे की बात ये बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, तो x की जो वैल्यू है वो a माइनस l/2 से, रॉड जहां से वहीं से तो आप वेरिएबल काउंटिंग करोगे, तो a माइनस l/2 से a प्लस l/2 तक होगा, तो ये होगा a माइनस l/2 से लेके a प्लस l/2 तक जाएगा। तो यहां से आप लिखोगे u इज इक्वल टू माइनस जी एम नॉट स्क्वायर बाय ओ एल, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, ये a माइनस l/2
a प्लस एल बाई ओ 2 हो गया, जहां से u इज इक्वल टू माइनस जी एम नॉट का स्क्वायर बाय ओ एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाय n होगा। तो मैं चुपचाप लॉग अपर लिमिट कितना हो जाएगा, a प्लस एल बाई टू अपॉन a माइनस एल बाई टू, और इसे मैं जहां से सिंप्लीफाई करूंगा तो u इज इक्वल टू माइनस जी एम नॉट स्क्वायर बाय एल, और ये एल एन अगले स्टेप पे बताओ ये कितना हुआ, 2a प्लस एल अपॉन 2a माइनस एल। ये है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड फॉर ए पार्टिकल, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन अ रॉड या फॉर ए रॉड। ठीक है, चलो एक बार आप देख लो इसको पूरा, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। चलो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट के लिए